जय भारत के साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने न्यूज़ चैनल तो CMM न्यूज़ 24/7 पर। तो हेलो दोस्तों, आज तारीख हो चुकी है 22 सितंबर 2021 और दिन हो चुका है बुधवार। तो आज की ब्रेकिंग न्यूज़ और लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट में जानेंगे देश और दुनिया की महत्वपूर्ण कुछ चुनिंदा जेन्युइन खबरें। तो सारी की सारी खबरें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जानते हैं क्या है आज के समाचार में। 22 सितंबर 2021 की अपडेट्स में अमेरिका में ब्राज़ील के राष्ट्रपति को रेस्टोरेंट में नो एंट्री, सड़क पर ही खाना पड़ा पिज़्ज़ा। वहीं खबर आ रही है पंजाब अनुसूचित जाति आयोग की चेतावनी, चन्नी के लिए दलित शब्द का प्रयोग करना कानून के खिलाफ। वहीं तालिबान से खबर आ रही है, तालिबान में महिलाओं के हालात बद से बदतर, मंत्रालय में एक भी महिला शामिल नहीं। तो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते पहली बड़ी खबर की ओर। तो पहली खबर निकल कर आ रही है, सार्क मीटिंग 2021 में तालिबान को शामिल करने पर था पाकिस्तान का जोर, सार्क देशों की बैठक हुई रद्द। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान की वजह से सार्क देशों की बैठक रद्द हुई है। सार्क देशों के विदेश मंत्रियों की आगामी 25 सितंबर को होने वाली बैठक रद्द कर दी गई है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान इस बात पर जोर दे रहा था कि अफगानिस्तान में तालिबान शासन को आगामी सार्क विदेश मंत्रियों की बैठक में एक प्रतिनिधि भेजने की अनुमति दी जाए। आपको बता दें कि अफगान संकट को देखते हुए इसके आयोजन पर अनिश्चितता पहले ही बनी हुई थी। तालिबान को लेकर पाकिस्तान के इस रवैये के बाद सार्क देशों ने 25 सितंबर को न्यूयॉर्क में होने वाली विदेश मंत्रियों की बैठक को रद्द करने का फैसला लिया है। सार्क देशों की बैठक रद्द होने के संबंध में आधिकारिक पत्र जारी हो गया है। तालिबान को लेकर पाकिस्तान का फिर लगाव सामने आया है और पाकिस्तान ने सार्क देशों की बैठक पर दबाव डाला था कि तालिबान को भी इसमें सम्मिलित किया जाए, लेकिन इसी के चलते ये बैठक रद्द हो गई है। बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर में है, व्हाइट हाउस में पीएम मोदी से मुलाकात करेंगी कमला हैरिस, कई मुद्दों पर होनी है चर्चा। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस अमेरिका और भारत के बीच रणनीतिक साझेदारी को सुदृढ़ करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुरुवार को व्हाइट हाउस में मुलाकात करेंगी। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने मंगलवार को इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इस दौरान दोनों नेताओं के बीच लोकतांत्रिक, मानवाधिकार और जलवायु समेत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। अधिकारी ने कहा, यह बैठक दोनों नेताओं के बीच कोविड-19 से निपटने के संबंध में 3 जून को टेलीफोन पर हुई बातचीत को आगे बढ़ाएगी। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच लोकतंत्र, मानवाधिकार, जलवायु और वैश्विक स्वास्थ्य के मुद्दों पर भी चर्चा होगी। बढ़ते अगले समाचार की और अगले समाचार में है, एयर मार्शल VR चौधरी होंगे अगले चीफ ऑफ एयर स्टाफ, 1 अक्टूबर को कार्यभार संभालेंगे। एयर मार्शल VR चौधरी अगले हफ्ते चीफ ऑफ एयर स्टाफ होंगे। एयर मार्शल विवेक राम चौधरी को एयरफोर्स मुख्यालय में अगले वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ के रूप में नियुक्त किया गया है। आपको बता दें कि मौजूदा एयर चीफ RKS भदौरिया 30 सितंबर को रिटायर हो रहे हैं। एयर मार्शल VR चौधरी 1 अक्टूबर को कार्यभार संभालेंगे। 2 नए कमांडर इन चीफ भी अपने नए कार्यभार संभालेंगे। एयर ऑपरेशंस के महानिदेशक एयर मार्शल वल्लभ राधाकृष्ण दिल्ली में पश्चिमी कमान में चौधरी का स्थान लेंगे, जबकि एयर मार्शल RJ डकवर्थ प्रयागराज में मध्य वायु कमान का प्रभार संभालेंगे। देखते अगले समाचार में है, CBSE का मानवीय फैसला, कोविड की वजह से माता पिता खोने वाले बच्चों से नहीं वसूला जाएगा परीक्षा का शुल्क। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE कोविड-19 महामारी के कारण अपने अभिभावकों को खोने वाले छात्रों से अगले साल कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षाओं में बैठने के लिए कोई पंजीकरण या परीक्षा शुल्क नहीं लेगा। CBSE के परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज ने कहा कि कोविड-19 महामारी ने देश पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है और छात्रों पर इसके प्रभाव को ध्यान में रखते हुए CBSE ने शैक्षणिक सत्र 2020-2021-22 के लिए राहत देने का फैसला किया है। बोर्ड द्वारा उन छात्रों से न तो परीक्षा शुल्क और न ही पंजीकरण शुल्क लिया जाएगा जिन्होंने माता पिता या दोनों परिवार की देखभाल करने वाले अभिभावक अथवा कानूनी अभिभावक या दत्तक माता पिता को कोविड-19 के कारण खो दिया है। बढ़ते अगले समाचार की और अगले समाचार में है, असदुद्दीन अवैसी के दिल्ली स्थित आवास पर पथराव, पुलिस ने FIR दर्ज कर 5 को किया गिरफ्तार। तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तिहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM के प्रमुख और हैदराबाद तेलंगाना के सांसद
असादुद्दीन अवैसी के दिल्ली के 24 अशोका रोड स्थित बंगले के गेट पर तोड़फोड़ का मामला सामने आया है, जहां नेम प्लेट ट्यूबलाइट को क्षति पहुंचाई गई है। घटना को लेकर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। देखते अगली अपडेट अगले समाचार में है। अमेरिका के रेस्टोरेंट में ब्राजील के राष्ट्रपति को नहीं मिली एंट्री, फुटपाथ पर खाना पड़ा पिज्जा। अमेरिका के न्यूयॉर्क में होने वाले संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र में हिस्सा लेने पहुंचे ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो को रेस्टोरेंट में एंट्री न मिलने के कारण सड़क पर ही पिज्जा खाना पड़ा। दरअसल अमेरिका के रेस्टोरेंट्स में ऐसे किसी भी शख्स को एंट्री की इजाजत नहीं है जिसने कोरोना की वैक्सीन न लगवाई हो। रेस्टोरेंट जैसी जगहों पर एंट्री के लिए हर शख्स को वैक्सीन लगे होने का प्रूफ दिखाना पड़ता है। यूएनजीए के 76वें अधिवेशन में हिस्सा लेने पहुंचे बोल्सोनारो ने अब तक वैक्सीन से दूरी ही बनाकर रखी है। बढ़ते अगले समाचार की ओर। अगली खबर में है केबीसी 13 की पहली करोड़पति हिमानी बुंदेला, आंखों में रोशनी नहीं मगर बुलंद है सपने। कौन बनेगा करोड़पति 13 की पहली करोड़पति हमें हिमानी बुंदेला के रूप में मिली है। हिमानी बुंदेला का जितना इसलिए भी खास था क्योंकि वे दोनों ही आंखों से देख नहीं सकती। 10 साल पहले एक सड़क हादसे में हिमानी की आंखों की रोशनी चली गई। आंखों से दिखना भले ही बंद हो गया मगर हिमानी ने सपने देखने नहीं छोड़े। हिमानी ना सिर्फ बचपन का सपना पूरा करते हुए कौन बनेगा करोड़पति का हिस्सा बनी बल्कि 1 करोड़ का इनाम भी जीता है। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर में है अमेज़न ने भारत में बने रहने के लिए पानी की तरह बहाया रुपया। 2 साल में कानूनी मामलों पर खर्च किए 8,546 करोड़ रुपए। अमेरिका की ई कॉमर्स कंपनी अमेज़न ने वर्ष 2018 और 20 के दौरान भारत में अपनी मौजूदगी को बनाए रखने के लिए कानूनी गतिविधियों पर 8,546 करोड़ रुपए लगभग 1.2 अरब डॉलर खर्च किए हैं। सूत्रों ने मंगलवार को जानकारी दी है कि कंपनी द्वारा भारत स्थित उनकी कानूनी प्रतिनिधियों द्वारा कथित रूप से रिश्वत दिए जाने के मामले की जांच किए जाने की रिपोर्टों के बीच यह जानकारी सामने आई है। सूत्रों ने बताया कि अमेज़न की 6 इकाइयों अमेज़न इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, अमेज़न रिटेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, अमेज़न सेलर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, अमेज़न ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, अमेज़न होलसेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और अमेज़न इंटरनेट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ने 2018 से 19 में कानूनी शुल्क के रूप में 3,420 करोड़ रुपए खर्च किए। वहीं 2019 से 20 में कंपनी ने 5,126 करोड़ रुपए कानूनी मामलों पर खर्च किए। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगले समाचार में है चीनी कंपनियों ने भारत में निवेश करने से बनाई दूरी, पाकिस्तान के पेट्रोकेमिकल सेक्टर में कर रही है इन्वेस्ट। चीन की कंपनियों ने जहां एक और भारत में निवेश करने से दूरी बना रखी है, वहीं दूसरी ओर चीनी कंपनियां पाकिस्तान के ग्वादर में पेट्रोकेमिकल सेक्टर में 15 अरब डॉलर का भारी भरकम निवेश करने की योजना बना रही है। ग्वादर से चीन के बीच एक ईंधन पाइपलाइन परियोजना में भी चीनी कंपनियां निवेश करेगी। भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को कहा कि चीनी कंपनियों ने हाल के दिनों में भारत में राजमार्ग परियोजनाओं में निवेश नहीं किया है। इससे पहले चीन के साथ सीमा गतिरोध के बीच गडकरी ने जुलाई 2020 में कहा था कि भारत चीनी कंपनियों को राजमार्ग परियोजनाओं में भाग लेने की मंजूरी नहीं देगा। बढ़ते अगले समाचार की ओर। अगली न्यूज अपडेट में है भाजपा का फिर से विवादित बयान। जहां जहां मंदिर तोड़कर मस्जिदें बनाई गई वहां भाजपा फिर से मंदिर बनाएगी, संगीत सोम ने दिया बयान। मेरठ से खबर आई है दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव नजदीक है। चुनाव से पहले हर दल मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है। चुनाव के साथ बयानों का दौर भी शुरू हो गया है। मेरठ में सरगना विधानसभा सीट से भाजपा के विधायक संगीत सोम ने एक बार फिर से अपने बयान को लेकर सुर्खियां बटोरी है। इस बार उन्होंने कहा है कि जहां मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनाई गई है, भाजपा वहां फिर से मंदिर बनवाएगी। संगीत सोम ने समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए उन्होंने सीजनल
हिंदू उनको बताया। उन्होंने कहा कि अपनी सरकार में संतों पर लाठीचार्ज करवाने वाले अब हरिद्वार जाकर संतों से माफी मांग रहे हैं और अब वह भगवान विश्वकर्मा का मंदिर भी बनवाने का ऐलान कर बैठे हैं। उन्होंने यह बात एक प्रेस वार्ता के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार की 4.5 साल की उपलब्धियों का बखान करते समय कही है। देखते अगली न्यूज अपडेट। अगले समाचार में है, अमेरिकी यात्रा से पहले पीएम मोदी ने की फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों से बात। अपनी अमेरिका यात्रा से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ फोन पर बात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय मुद्दों के अलावा अफगानिस्तान के हाल के घटनाक्रमों पर चर्चा की तथा वहां की स्थिति के संदर्भ में आतंकवाद, मादक पदार्थ, अवैध हथियारों और मानव तस्करी के संभावित बढ़ते खतरों पर चिंता जताई। बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने भारत फ्रांस साझेदारी की अहम भूमिका की समीक्षा भी की। पीएम मोदी ने अपनी इस बातचीत की जानकारी अपने ट्विटर हैंडल के जरिए साझा की है। बढ़ते अगले समाचार की ओर। अगले समाचार में है, वैक्सीनेशन, ब्रिटेन के यात्रा नियमों के विरोध में भारत, अमेरिका में नवंबर से मिलेगी एंट्री। कोरोना संक्रमण ने पूरी दुनिया पर बड़ा प्रभाव डाला है। कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए दुनिया के तमाम देशों ने तमाम तरह की बंदिशें लगाई थी, जिनमें अब धीरे धीरे ढील दी जा रही है। ब्रिटेन और अमेरिका ने भी अपने यहाँ आने वालों के लिए नियम बना दिए हैं। अमेरिका में नवंबर की शुरुआत से ऐसे लोगों को प्रवेशी की अनुमति मिल जाएगी जिसका वैक्सीनेशन पूरा हो गया है। ऐसे में भारत के लोगों को बड़ी सहूलियत मिलेगी, लेकिन ब्रिटेन की नियम भारत के लोगों को ऐसी परमिशन नहीं देते। दरअसल जिन देशों के कोविड-19 टीकों को ब्रिटेन ने मंजूरी दी होगी उसमें भारत शामिल नहीं है। इसका मतलब है कि जो भारतीय सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का कोविशील्ड टीका लगवा चुके होंगे उन्हें अनिवार्य रूप से PCR जांच करानी होगी तथा तय पत्तों पर पृथकवास में रहना भी पड़ेगा। बढ़ते अगले समाचार की ओर। अगले समाचार में है, सीएम बनते ही चन्नी का चला चाबुक, सरकारी कर्मचारियों के लिए जारी किया ये फरमान। पंजाब के सीएम का पद संभालते ही चरणजीत सिंह चन्नी ने सरकारी कर्मचारियों के लिए नया फरमान जारी कर दिया है। उन्होंने सभी सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को कार्यालय समय के दौरान अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। एक आधिकारिक बयान के अनुसार चन्नी ने उन्हें सुबह 9 बजे तक कार्यालय पहुंचने और शाम को कार्यालय समय तक जनता के लिए उपलब्ध रहने का निर्देश लिया है। बयान में कहा गया है कि इस कदम का उद्देश्य सरकारी कार्यालयों में अनुशासन लाना है। चन्नी ने सोमवार को पंजाब के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। राज्यपाल ने उन्हें शपथ दिलाई थी। सरकारी कार्यालयों में पारदर्शिता लाने के लिए आवश्यकता पर बल देते हुए चन्नी ने सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को लोगों की शिकायतों का प्राथमिकता से निराकरण करने का निर्देश लिया है। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर में है, पिछले 24 घंटों में 26,115 नए मामले आए। एक्टिव मामले 184 दिनों में सबसे कम। कोविड-19 के रिलेटेड ये खबर है दोस्तों। भारत में कोविड-19 के 26,115 नए मामले सामने आने के बाद देश में कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3,35,04,534 हो गई। वहीं उपचाराधीन मरीजों की संख्या कम होकर 3,09,575 रह गई है, जो 184 दिन बाद सबसे कम है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से मंगलवार को सुबह 8 बजे जारी किए गए अद्यतन आंकड़ों के अनुसार संक्रमण से 252 और लोगों की मौत के बाद मृतक संख्या बढ़कर 4,45,385 हो गई है। देश में अभी भी 3,09,575 लोगों का कोरोना वायरस संक्रमण का इलाज चल रहा है, जो कुल मामलों का 0.92 है। पिछले 24 घंटों में उपचाराधीन मरीजों की संख्या में कुल 8,606 की कमी दर्ज की गई है। मरीजों के ठीक होने की राष्ट्रीय दर 97.75% है। आंकड़ों के अनुसार देश में अभी कुल 55,50,50,717 नमूनों की कोविड-19 संबंधी जांच की गई है, जिनमें से 14,13,951 नमूनों की जांच सोमवार को की गई।
दैनिक संक्रमण दर 1.85% है, जो पिछले 22 दिनों से 3% से कम है। बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर में तालिबान ने डिप्टी मिनिस्टर्स की लिस्ट जारी की, किसी भी महिला को नहीं मिली है जगह। तालिबान में महिलाओं की हालत दोस्तों बद से बदतर है। तालिबान ने मंगलवार को उप मंत्रियों की एक सूची जारी की है, जिसमें किसी भी महिला का नाम शामिल नहीं है। इस महीने की शुरुआत में मंत्रियों के चयन के दौरान भी मंत्रिमंडल में किसी भी महिला को शामिल नहीं किया गया था। इसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी आलोचना हुई थी। तालिबान के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एक संवाददाता सम्मेलन में यह सूची पेश की थी। बढ़ते अगले समाचार के अगले समाचार में है पाकिस्तान में जिरगा बैठक के दौरान फायरिंग, 9 लोगों की मौत, 6 घायल। खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक जिरगा बैठक के दौरान 2 समूहों के बीच हुई गोलीबारी में स्थानीय परिषद के 2 सदस्यों सहित कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई है, 6 अन्य लोग घायल हुए हैं। जिरगा बैठक गांव के बुजुर्गों की एक पारंपरिक सभा होती है, जो पश्तून वाली की शिक्षाओं के आधार पर विवादों को सुलझाती है। अधिकारियों ने बताया कि सोमवार शाम ऊपरी दिर के जिले वेरावल बंदगई गांव में यह बैठक आयोजित की जा रही थी। इस दौरान एक सड़क के निर्माण और जमीन को लेकर विवाद हुआ। अधिकारियों ने कहा कि अमीर बच्चा और बख्त आलम के परिवार के नेतृत्व वाले 2 समूहों के बीच कहासुनी के बाद गोलीबारी शुरू हो गई। इसमें एक परिवार के 7 लोग, जिरगा के 2 सदस्यों की मौत हो गई तथा अन्य 6 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। देखते अगले समाचार में है चुनाव में ट्रूडो की लिबरल पार्टी ने जीत दर्ज की है, लेकिन बहुमत से है दूर। जहां दोस्तों कनाडा से ये समाचार आ रहे हैं कि चुनाव में ट्रूडो की जो लिबरल पार्टी है उसने जीत दर्ज की है। देखते समाचार में क्या है। कनाडा के लोगों ने सोमवार को चुनाव में प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी को जीत दिलाई है, लेकिन अधिकतर सीटों पर की बड़ी जीत की मंशा पूरी नहीं हो पाई है। लिबरल पार्टी ने किसी भी पार्टी की तुलना में सबसे अधिक सीटें हासिल की है। ट्रूडो ने 2015 के चुनाव में अपने दिवंगत पिता व पूर्व प्रधानमंत्री पियरे ट्रूडो की लोकप्रियता का सहारा लिया है और चुनाव में जीत हासिल की थी। फिर पार्टी का नेतृत्व करते हुए पिछले 2 बार के चुनाव में उन्होंने अपने दम पर पार्टी को जीत दिलाई है। देखते अगली खबर में है गहलोत की कैबिनेट बैठक आज। गांव शहर में पट्टे देने की प्रक्रिया को मंजूरी दी जाएगी। जहां दोस्तों राजस्थान से खबर आ रही है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार 4 बजे कैबिनेट की बैठक बुलाई है। कैबिनेट की बैठक के बाद मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। इस बार बैठक में वर्चुअल जुड़ने की जगह सभी मंत्रियों को सीएम हाउस पहुंचने को कहा गया है। अब तक कोरोना के कारण मंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही कैबिनेट की बैठकों से जुड़ते रहे हैं। गहलोत कैबिनेट की मुख्य एजेंडा प्रशासन गांवों के संग अभियान और प्रशासन शहरों के संग अभियान में पट्टे देने की प्रक्रिया को मंजूरी देने का है। सरकार ने विधानसभा में बिल पास करके पट्टे देने के प्रावधान बदले हैं, लेकिन उनकी प्रक्रिया कैबिनेट तय करेगी। गहलोत सरकार 2 अक्टूबर से बड़े पैमाने पर प्रशासन शहरों के संग अभियान और प्रशासन गांवों के संग अभियान शुरू करने जा रही है। इस अभियान में लाखों लोगों को पट्टे देने का लक्ष्य रखा गया है। देखते अगली खबर में है एमपी में मानसून की सुकून देने वाली खबर। 2 और सिस्टम तैयार हो रहे हैं। कम से कम 20 दिन बूंदाबांदी को लेकर रिमझिम बारिश होगी। अरब और बंगाल की खाड़ी दोनों तरफ से आएंगे बादल। मध्य प्रदेश के लिए मानसून से अच्छी खबर है। अभी तक 20 से बने सिस्टम को ही अंतिम सिस्टम माना जा रहा था, लेकिन अब 2 और सिस्टम तैयार होने की उम्मीद बढ़ गई है। मौसम वैज्ञानिक वेद प्रकाश सिंह ने बताया कि यह ज्यादा मजबूत तो नहीं होंगे, लेकिन इससे अगले 20 दिन तक बारिश होने की उम्मीद बन गई है। इसका प्रभाव महाकौशल, बुंदेलखंड, ग्वालियर, चंबल संभाग और मलवा निमाड़ में ज्यादा रहेगा। भोपाल में भी 22 सितंबर से बारिश के बादल बन रहे हैं। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों तरफ से सिस्टम आने से कुछ बारिश की उम्मीदें हैं। देखते अगले समाचार। किसान आंदोलन का 300वां दिन,
कुंडली में संयुक्त मोर्चा ने बढ़ाई रात्रि गश्त, प्रदेश में खापे करेंगी भारत बंद की अगुवाई। तीनों कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसानों के आंदोलन का आज 300वां दिन है। इसे लेकर संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने मंगलवार को आंदोलन पर मंथन किया था। किसान नेताओं ने कहा कि आंदोलन में ठंडी रातें आई हो या ठंडा पानी, कोई रुकावट नहीं बन सका। गर्मी में भी उसी हौसले व जुनून के साथ आंदोलन चलाया। वे हर हाल में यहां से फतह कर लौटेंगे। बैठक में किसानों ने 27 सितंबर के भारत बंद की रणनीति भी बनाई है। बढ़ते अगले समाचार की ओर। इस समाचार में है पंजाब अनुसूचित जाति आयोग की चेतावनी। सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के लिए दलित शब्द का प्रयोग न करे, यह भारत के कानून व संविधान में नहीं है। पंजाब के नए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के लिए दलित शब्द का प्रयोग करने पर पंजाब अनुसूचित जाति आयोग ने ऐतराज जताया है। आयोग ने कहा कि अनुसूचित जाति के व्यक्ति की पहचान के लिए दलित न कहा जाए। उन्होंने मीडिया के साथ सोशल मीडिया पर भी इस शब्द का इस्तेमाल न करने की चेतावनी दी है। पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग की चेयरपर्सन तजिंदर कौर ने कहा है कि भारत सरकार के सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों व केंद्र शासित प्रदेशों के सभी मुख्य सचिवों को आदेश भेजा था, जिसमें कहा गया कि अनुसूचित जाति के लिए दलित शब्द का प्रयोग न करें। उन्होंने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि ग्वालियर बेंच ने 15 जनवरी 2018 में एक फैसला दिया था, जिसमें कहा गया कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार, उसके अफसर व कर्मचारी अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए दलित शब्द का प्रयोग करने से परहेज करे। यह भारत के संविधान व कानून में मौजूद नहीं है। ये खबर आ रही है अहमदाबाद से। लिमड़ी अहमदाबाद हाईवे पर हादसा। मुंबई से पोरबंदर जा रही निजी बस ट्रक से टकराई, 2 यात्रियों की मौत, 30 से अधिक घायल। तो बड़ा हादसा हुआ है लिमड़ी अहमदाबाद हाईवे पर। लिमड़ी अहमदाबाद हाईवे पर कनपरा गांव के पाटीसा के पास एक निजी लग्जरी बस और ट्रक के बीच दर्दनाक हादसा हो गया। इस हादसे में एक व्यक्ति की स्थल पर तथा एक व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई है, जबकि बस में सवार 30 से अधिक यात्रियों के घायल होने के बाद उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद स्थानीय पुलिस ने स्थल पर पहुंचकर आगे की जाँच शुरू कर दी है। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर में है 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी। राज्य सरकार बदलने के बाद आईएएस आईपीएस के भी होंगे तबादले, लॉबिंग हो गई है शुरू। गुजरात से ये खबर आ रही है। राज्य में अचानक मुख्यमंत्री सहित पूरी सरकार बदल जाने के बाद सामान्य लोगों की तुलना अधिक असर ब्यूरोक्रेट को हुआ है। नई सरकार बनने से पहले मंत्रियों के साथ मलाईदार पोस्टिंग के लिए आईएएस और आईपीएस अब नए मंत्रिमंडल में किस तरह पद प्राप्त कर सकेंगे, इसके लिए अभी से ही लॉबिंग शुरू हो गई है। अब आईएएस की लिस्ट फाइनल हो चुकी है, जबकि आईपीएस के तबादले और पदोन्नति के प्रयास किए जा रहे हैं और यह अभी तक सरप्राइज रखा गया है। गुजरात सरकार की ओर से अभी कोई लिस्ट जारी नहीं की गई है। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर में है झारखंड के 6 आदिवासी छात्र ऑक्सफोर्ड पढ़ने जाएंगे। हेमंत सोरेन सरकार उठाएगी पढ़ाई का सारा खर्च। पहली बार राज्य में की गई योजना की शुरुआत। झारखंड के 6 आदिवासी समुदाय के बच्चे उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जाएंगे। उनकी पढ़ाई का सारा खर्च झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार उठाएगी। इनका चयन राज्य सरकार के मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना के तहत किया गया है। हालांकि सरकार की तरफ से चयनित छात्रों का डिटेल नहीं शेयर किया गया है। बताया जा रहा है कि 23 सितंबर को इसके संबंध में पूरी डिटेल सीएम हेमंत सोरेन के एक कार्यक्रम में शेयर की जाएगी। राज्य सरकार की तरफ से पिछले साल ही इस योजना की शुरुआत की गई, लेकिन पहली बार 6 छात्रों का ही चयन किया गया है। सत्ताधारी दल जेएमएम के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने बताया कि झारखंड से ऑक्सफोर्ड पहुंचने वाले राज्य के मरांग
गोम के जयपाल सिंह मुंडा पहले स्टूडेंट थे। उनकी शताब्दी वर्ष पर यह बेहतर शुरुआत है। यह देश स्तर का एक बेंचमार्क भी है। तो झारखंड के 6 आदिवासी समुदाय के बच्चे अब उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जाएंगे। तो हेमंत सोरेन सरकार की बहुत ही अच्छी पहल है। देखते अगले समाचार। तो अब जानेंगे सर्राफा बाजार का हाल कैसा रहा, मार्केट का हालचाल। रुपए की कीमत में मजबूती आने और कमजोर वैश्विक कीमती धातुओं की कीमत के अनुरूप मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी के सर्राफा बाजार में सोने की कीमत मामूली 3 रुपए घटकर 45,258 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई। इससे पहले सोमवार को सोना 14 रुपए की मामूली बढ़त के साथ 45,080 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया था। इससे पिछले कारोबारी सत्र में सोना 45,066 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। चांदी की कीमत भी 40 रुपए की तेजी के साथ 58,750 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई। पिछले कारोबारी सत्र में यह 58,710 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में सुबह के कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए का मूल्य 15 पैसे बढ़कर 73.59 रुपए प्रति डॉलर हो गया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना मामूली गिरावट के साथ 1,761 डॉलर प्रति औंस पर, जबकि चांदी 22.42 डॉलर प्रति औंस पर लगभग अपरिवर्तित रही। HDFC सिक्योरिटीज के वरिष्ठ शोध विश्लेषक तपन पटेल ने कहा कि 2 दिवसीय US FOMC की बैठक आज से शुरू होगी। बाजार के निवेशक बैठक के नतीजों पर सतर्कता से नजर रखे हुए हैं। तो अब जानते हैं मौसम का हाल कैसा रहेगा अगले 24 घंटों के दौरान। भारत का मौसम अगले 24 घंटों के दौरान ओडिशा, गंगीय पश्चिम बंगाल, गुजरात के कुछ हिस्सों, पूर्वी राजस्थान, विदर्भ के कुछ हिस्सों, मराठवाड़ा, तेलंगाना, गुजरात क्षेत्र, कोंकण और गोवा और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। स्काईमेट वेदर के अनुसार पूर्वोत्तर भारत, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के कुछ हिस्सों, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, राजस्थान के शेष हिस्सों, आंतरिक कर्नाटक, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु और लक्षद्वीप के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। केरल और आंध्र प्रदेश में हल्की बारिश संभव है। तो इसी के साथ आज के ब्रेकिंग न्यूज़ और लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट यहीं समाप्त होते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देश और दुनिया की खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए द CNN न्यूज़ 24/7 को और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर रोज़ की न्यूज़ अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर आ जाए। तो आपका दिन बहुत ही खुशनुमा रहे। मिलते अगले न्यूज़ अपडेट के साथ। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय भारत।